गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। हमारा परम सौभाग्य आज कि आज उन्होंने हाँ कर ली। कल ही मेरी उनसे बात हुई थी, तो बिना समय बर्बाद किए बिना भाई रत्नावत जी को अनम्यूट कर दीजिए। आज के कक्षा का संचालन वही करेंगे, वही बताएंगे वो क्या क्या करते हैं। पता नहीं कितनी क्लासेस वो निष्काम भाव से निस्वार्थ भाव से ले रहे हैं। प्रणाम है उनको, नमन है, वंदन है। उन्हें अनम्यूट कर दीजिए भाई SN रत्नावत जी। आप सब लोगों को मैं प्रणाम करता हूं और मेरा सौभाग्य है आप लोगों से मिलने का। और कुछ ऐसा ही संयोग बना कि आज मेरी 7 बजे वाली क्लास आज नहीं होनी थी, तो मैंने इसीलिए आज ये वो आपके साथ मिलने का हाँ भर लिया। वैसे मैं योग से 1965 से मैं योग से जुड़ा हूँ। जब मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ता था इंदौर में, तो मेरे अंदर बहुत ही इच्छा थी कि मैं योग के अंदर ट्रेनिंग लूं। उन दिनों में योग का इतना प्रचार प्रसार नहीं था, लेकिन मेरी अंतरात्मा का ऐसा संदेश था कि आप योग सीखो। तो मुझे इंदौर में योग सीखने का सौभाग्य मिला। स्वामी श्याम जी बहुत पॉपुलर थे उन दिनों में। अपने धीरेन्द्र ब्रह्मचारी के वो गुरु भाई थे और कई सारे मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर को भी सिखाते थे उन दिनों में। और वो इंदौर में उनको इनवाइट किया था इंटेक के प्रेसिडेंट ने, तो 1 महीने के लिए आए थे वहाँ पे। तो मैं कॉलेज से सवेरे 5 बजे रोज जाता था उनके सीखने के लिए। और उन दिनों में बहुत उन्होंने सारा एडवांस योगा सिखाया, धोती सिखाया, शंख प्रक्षालन सिखाया, जितने भी कठिन क्रियाएं सब सिखाई। और तब से मैं अनवरत योगासन करता रहा, प्राणायाम करता रहा। और 1975 में मुझे एक और सौभाग्य मिला नेचर क्योर का कोर्स करने का। साउथ इंडिया में एक संस्थान थी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरल थेरापिटिक्स। उन्होंने भारतीय विद्या भवन दिल्ली में 1 महीने का कोर्स किया था, तो हमने वो अटेंड किया। तो उसके बाद से मैंने अपनी लाइफ में योगासन, प्राणायाम और नेचर क्योर तीनों को एडॉप्ट कर लिया। मैंने 1975 के बाद मैंने ऑफिस में कभी भी मैं रोटी दाल चावल नहीं लेके गया। जब नेचर क्योर का कोर्स किया उसके बाद मेरे को समझ में आ गया कि कौन सा भोजन मेरे लिए ठीक, कौन सा मेरे लिए एनर्जी देने वाला है, कौन सा एनर्जी पी जाने वाला है। तो जब मैंने नेचर क्योर का कोर्स नहीं किया था उससे पहले मेरे को ऑफिस में नींद आती थी, तो और मैं चाय पीता नहीं था। चाय मैंने 1958 से छोड़ दिया, 60 साल से ऊपर हो गया मैंने चाय नहीं पिया। बचपन में किसी ने मेरे को ऐसा एडवाइस दिया था कि चाय लॉन्ग टर्म में नुकसान करती है, तो मैंने इमीडिएटली उसी दिन छोड़ दिया। 1958 के बाद मैंने चाय नहीं पिया, चाय कॉफी कोल्ड ड्रिंक्स नहीं लेता हूँ। तो उसके बाद मैंने 1975 में जब मैं नेचर क्योर का कोर्स किया तो मेरे को ऑफिस में उन दिनों में नींद आती थी कोर्स करने से पहले। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा सर मेरे को नींद आती है ऑफिस में, चाय पीता हूँ, चाय कॉफी वगैरह। बोले आप खाना क्या खाते हो? मैंने कहा मैं सिंपल रोटी दाल वगैरह खाता हूँ, फिर ऑफिस जाता हूँ। बोले वो दाल रोटी जो खा के जाते हो ना वही आपको नींद लाती है। मैंने कहा फिर क्या करें? बोले आप लंच के अंदर सिर्फ फल लेके जाओ या सलाद लेके जाओ, जितना मर्जी फल खाओ आप, चाहे पूरा तरबूज उठा के ले जाओ, कोई बात नहीं, 1-2 किलो जितना फल खाना खाओ, लेकिन फल ही खाओ, रोटी नहीं खाना ऑफिस में। फिर मैंने चेंज किया। तो 1975 से 2000 तक 25 साल तक मैंने कभी भी ऑफिस में दाल रोटी चावल नहीं लेके गया, सिर्फ फल लेके जाता था, सलाद लेके जाता था, पूरा तरबूज भी लेके जाता था। तो आधा मैं पहले बांट देता था लोगों को ताकि मेरे ऊपर किसी की नजर नहीं लग जाए, आधा मैं फिर बाद में खाता था। तो ऐसे मैंने अपना भोजन सुधारा। तो मेरे साथ जो लोग काम करते थे, स्टेनोग्राफर्स, सेक्रेटरी वगैरह, बोलते सर आप रोटी भी नहीं खाते हो, चाय भी नहीं पीते हो, आप हम 2 आदमियों को दिन में बिजी रखते हो, आपको इतनी एनर्जी आती कहाँ से? मैंने बोला मेरी एनर्जी जो ड्रेन आउट होती है उसको मैंने बंद कर दिया। एनर्जी सब लोगों को बराबर मिल रही है परमात्मा की तरफ से, लेकिन हमारी एनर्जी ड्रेन आउट हो जाती है। जो हम गलत खान पान हमारा होता है, हलवा पूड़ी खाएंगे, दाल वाफले खाएंगे, तो आपको भयंकर नींद आएगी, आप बैठ नहीं सकते, क्योंकि सारी एनर्जी अंदर चली जाती है डाइजेशन में। इसलिए फिर
मैंने बोला मेरी एनर्जी में ड्रेन आउट नहीं होने देता हूँ, इसलिए मेरी एनर्जी पूरी अवेलेबल है। आज भी मेरी एनर्जी 16 घंटे काम करने इतनी है, क्योंकि मैं खान पान मेरा जो है 1975 से सुधर गया है। बिना घी तेल की मैं सब्जी वगैरह खाता हूँ, और सब्जी में भी छौंकनी लगा देता हूँ। स्टीम्ड वेजिटेबल खाता हूँ, सलाद खाता हूँ, फ्रूट्स खाता हूँ। रोटी कभी कभी जब मैं किसी यहाँ गेस्ट होता हूँ तो ज्वार की रोटी खाता हूँ, गेहूं की रोटी नहीं खाता हूँ। दाल चावल रोटी नहीं खाता हूँ। कभी कभी जब गेस्ट होता हूँ तो मैं वहां पर अपना जोर चला नहीं सकता हूँ, तो फिर वहां पे ज्वार की रोटी खा लेता हूँ। और लेकिन फल तो वहां पे भी खाता हूँ, इंदौर जाता हूँ अपनी बहन के यहाँ पे तब भी खाता हूँ। और दुबई में रहता हूँ, मेरे बच्चे दुबई में रहते हैं, तो वहां पे भी मैं रोटी नहीं खाता हूँ, रोटी दाल चावल नहीं खाता हूँ। स्टीम्ड वेजिटेबल लेता हूँ बिना छौंक वाली, और हल्का सा काला नमक या काली मिर्च जिस सब्जी में जरूरत हो उसमें डालते हैं। अदरवाइज वहां पे भी मैं काढ़ा लेता हूँ, सवेरे नेचुरल फ्रूट्स लेता हूँ। नेचुरल फ्रूट्स का जूस कभी कभी, जैसे मौसम्बी जूस है, कभी और किसी तरह का जूस लेता हूँ, गाजर जूस वगैरह। और भूख लगती तो फ्रूट्स खाता हूँ। तो नेचर क्योर में हमको ये सिखा है कि आपको भूख लगे तब आपको सॉलिड खाना है, प्यास लगे तब आपको लिक्विड लेना है। तो अगर प्यास लग रही हो तो जूस लेता हूँ, और भूख लग रही हो तो मैं फल खाता हूँ, और लेकिन पूरा पेट भर के खाता हूँ। फिर लंच के टाइम पे मैं स्टीम्ड वेजिटेबल लेता हूँ, रोटी नहीं लेता हूँ। और शाम के टाइम फिर मैं काढ़ा लेता हूँ, या वहाँ पे कश्मीर के अंदर एक हुंजा टी बनाते हैं, वो काढ़ा जैसे ही होता है। उसमें गर्म पानी के अंदर तुलसी डालते हैं, पुदीना पत्ता डालते हैं, फिर अदरक डालते हैं, और फिर लौंग इलायची वगैरह पीस करके डाल देते हैं। और अर्जुन चाल का पाउडर डालते हैं, और ऐसे सारी चीज उबाल करके फिर उसमें हल्का सा बिना मसाले का गुड़ या खजूर गुड़ डाल के उसको फिर पी लेते हैं। तो वो मैं 2 ग्लास पीता हूँ, वो मेरा डिनर होता है वहां पे, और कुछ नहीं लेता हूँ। लेकिन एनर्जी लेवल इतना होता है। मैं अभी पिछली कोरोना पीरियड में दुबई में 6-7 महीने था, तो उसमें 8 योगा क्लास लेता था ऑनलाइन। सवेरे 3:30 बजे मेरी पहली क्लास शुरू होती थी, और 2 बजे तक क्लास चलती थी, बीच में कभी कभी थोड़ा ब्रेक होता था। तो इस तरह से एनर्जी हमारी जो वेस्ट होती है, ये गलत खान पान में वेस्ट हो जाती है। हम सबको एनर्जी बराबर मिली परमात्मा के यहाँ से, लेकिन हमारी एनर्जी जो हम ड्रेन आउट होती है गलत खान पान में, वो उसको बचाना है। और फिर जिससे एनर्जी मिलती है वो खान पान हमारा चालू रखना है। और प्राणायाम हमारा जो है जीवन शक्तिदायिनी चीज है ये, इसको कभी भी नहीं छोड़ना है। 5 मिनट का मैं सबको बोलता हूँ प्राणायाम आप जरूर करता रहें, क्योंकि वो 5 मिनट का प्राणायाम आपके लंग्स के पावर को बढ़ाएगा, आपके इम्यूनिटी को इतना स्ट्रांग करेगा, आपको कोरोना से बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। मैंने वैक्सीन नहीं लगाया है, और मैं वैक्सीन लगाने वाला भी नहीं, क्योंकि हमारी एनर्जी इतनी, इम्यून सिस्टम मजबूत है, हमको बाहर की सपोर्ट की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर हाँ किसी की इम्यूनिटी कमजोर है जरूर लगाओ, लेकिन उसका टेम्पररी इफेक्ट होगा, वो कोई परमानेंट इफेक्ट नहीं होगा। इसलिए हमको अपना इम्यून सिस्टम इतना मजबूत करना है, प्राणायाम से करना है, और पॉजिटिव चीजें खाना है, निगेटिव चीजें बंद करना है। जितनी डिब्बाबंद चीजें हैं उसमें सब में केमिकल्स हैं, प्रिजर्वेटिव हैं, तो उनसे बचना है, क्योंकि उनके अंदर केमिकल्स और प्रिजर्वेटिव आपकी एनर्जी को डाउन करती हैं, उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत कम होती है। जितनी प्राकृतिक चीजें खाएंगे उतना आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा होगा। हरे पत्ते 5-10-20 ग्राम रोज खाना है, चाहे जो पत्ता अवेलेबल हो सीजन में। मेथी सॉरी धनिया, चौलाई, बथुआ, पत्ता गोभी के पत्ते, टमाटर, ये कच्ची चीजें जितनी खाएंगे वो सबसे ज्यादा फायदा करती हैं। फिर हम फ्रूट्स खाएं, उसमें विटामिन हैं, फाइबर हैं, सब कुछ है, वो हमारी बॉडी को बहुत आवश्यक है, और उसी का हमको बहुत फायदा है। हमारी बॉडी, हमने बचपन में असल में आपको जो खान पान की आदत पड़ जाती है वही हमारी लास्ट तक चलती, बुढ़ापे में भी, जवानी में भी वही चलती, लेकिन हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट बदलती है। जैसे हम बचपन में क्या होता है कि बच्चा जब ग्रोइंग स्टेज में होता है तो उसको प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन सब चाहिए। लेकिन 25 साल की एज के बाद हमारी बॉडी की जो है स्टेबलाइज हो जाती है, फिर उसको बॉडी बिल्डिंग मटेरियल नहीं चाहिए। जैसे बिल्डिंग बनती है तो उसको, जब बिल्डिंग बनती है तो लोहा, सरिया, कंक्रीट सब लगता है, लेकिन एक बार जब बिल्डिंग बन जाती है, कंप्लीट हो जाती है, उसको फिर लोहा कंक्रीट नहीं चाहिए, उसे सिर्फ प्लास्टर चाहिए या पुताई चाहिए 2-4 साल में। इसी तरह से हमारी बॉडी 25 साल की एज तक स्टेबलाइज हो जाती है, फिर इसको बॉडी बिल्डिंग मटेरियल नहीं चाहिए, उसको फैट नहीं चाहिए और इतना प्रोटीन भी नहीं चाहिए।
लेकिन हमारी आदत जो भोजन की पड़ी हुई, हम वही कंटिन्यू चलते हैं। और फिर हम जो हमको बॉडी को जो 25 साल के बाद जो चाहिए वो हमको मिलती नहीं हमारी बॉडी। 25 साल के बाद हमारी बॉडी को जो मेंटेनेंस मटेरियल चाहिए वो है विटामिन, जो फ्रूट्स से मिलता है, मिनरल सॉल्ट्स, एंजाइम्स सब्जियों में, हरी सब्जियों सलाद में मिलता है। तो वो चीजों को हमको बढ़ाना है। रोटी जरूर खाएं, लेकिन गेहूं की नहीं खाएं। ज्वार की रोटी खाएं, बाजरे की खाएं, इसमें ये बहुत फायदे करती है। गेहूं की रोटी जो है कॉन्स्टिपेशन करती है, आंतों में चिपक जाएगी, गैस बनाएगी, सिर में दर्द होगा, आंखों में जलन होगी। आजकल मैं देखता हूँ 8-8, 10-10 साल के बच्चों को चश्मे लग गए हैं। उसका कारण मैगी है। मैगी है, और जो मैदे की जितनी चीजें हम बच्चों को खिलाते हैं वो सारी कॉन्स्टिपेशन क्रिएट करती है, और फिर उनको चश्मे लग जाते हैं। तो हमको चश्मों से बचना है। मेरे को चश्मा नहीं चाहिए भाई, इस एज में भी नहीं चाहिए। मेरी एज 77 ईयर्स है, लेकिन मैं अपने आप को टीनेजर मानता हूँ, अंडर 20 मानता हूँ, क्योंकि मेरी एनर्जी लेवल अभी टीनेजर के बराबर है। मेरी बॉडी पे भी इतनी इलास्टिक है, बिल्कुल बच्चों के बराबर इलास्टिक है। मैं शीर्षासन लगाता हूँ, शीर्षासन में पद्मासन लगाता हूँ, बॉडी को फोल्ड कर देता हूँ। अभी भी मेरी बॉडी बिल्कुल बच्चों के जैसी है। और मेरा जो थिंकिंग प्रोसेस, हमारे जो सोच जो है हमारी बॉडी को असर करता है। अगर मैं सोचूं कि मैं तो रिटायर्ड हो गया हूँ, 20 साल हो गए हैं, मैं बुढ़ा हो गया हूँ, कुछ काम का नहीं, तो मेरी बॉडी वैसे ही सिम्टम जनरेट करेगी। तो इसलिए कभी भी सोचना नहीं कि मेरी एज जितनी ज्यादा हो गई, अब मैं कमजोर हो गया हूँ, मैं यूजलेस हो गया हूँ, सब दिमाग में नहीं लाना है। दिमाग में लाना कि हम अभी भी जवान हैं, अभी भी बच्चे हैं, हमारे अंदर उतनी ही एनर्जी लेवल है। लेकिन साथ साथ हमको भोजन पे ध्यान रखना है, क्योंकि भोजन ही हमारी एनर्जी को पी जाता है। तो अभी मैं दिवाली के दिन में उधर योगग्राम में ही था। मेरे को बहुत अच्छा लगा, वहाँ का जो फूड सिस्टम है वो बिल्कुल मेरे से मैचिंग है, जो मैं चाहता हूँ वैसे ही मिलता था। तो इतना अच्छा वहाँ का वातावरण था कि आपकी आधी बीमारी तो उस फूड रिफॉर्म से ठीक हो जाती, फिर आधी बीमारी प्राणायाम और दूसरी क्रियाएं हैं, उनसे हमको बहुत फायदा होता है। तो मैं जितने भी लोग मिलते हैं उनको बोलता हूँ भैया एक बार जरूर जाओ, और जो प्रॉब्लम में है उनको तो जरूर जाना चाहिए, क्योंकि वो घर पे फूड रिफॉर्म कर नहीं सकते। वहां पे तो अंडर कंपल्शन आपको जो मिलेगा वही खाना पड़े। तो वहाँ का सिस्टम मेरे को बहुत अच्छा लगा। जो भी खान पान का उन्होंने अरेंजमेंट किया हुआ है वो बहुत फिट है लोगों के लिए। लेकिन घर पे जाके फिर लोग बिगाड़ लेते हैं अपना सिस्टम, लेकिन उसको कंटिन्यू रखना है। मैंने एक योग शिविर और इंदौर में देखा था, पप्पू भैया की योग क्लास चलती थी, तो वो आधा घंटा योग कराते थे, सिर्फ आधा घंटा। लेकिन सबको बोलते थे कि सब लोगों को घर से एक ग्लास लाना है, एक प्लेट लाना है, एक चाकू लेके आना है। तो जो आधा घंटा योगा के बाद फिर वो क्या करते थे, सब लोगों को एक ग्लास छाछ पिलाते थे। उसके बाद सब लोगों को प्लेट में मौसमी देते थे, जर्मिनेटेड ग्रेन्स देते थे, कुछ नट्स देते थे, और बोलते आप यहीं पे खा के जाओ, ताकि आप घर पे जाके कचौरी, समोसा, जलेबी, पोहे नहीं खाओ। एक हफ्ता वो ट्रेनिंग देते थे, ताकि आदमी की हैबिट बदल जाए और वो अपना घर पे भी सुधार ले, आगे से फिर वो पोहे जलेबी नहीं खाए। तो ऐसे उन्होंने बहुत अच्छा, मेरे को लगा उनका सिस्टम। और किसी से चार्ज नहीं करते थे वो कोई भी, क्योंकि जिन लोगों को बेनिफिट होता है वो फिर वहां पे कोई एक बोरी मौसमी डाल जाता है, कोई छाछ का इंतजाम कर देता है, कोई सीखी हुई अलसी का इंतजाम कर देता है। अलग अलग आइटम लोग लाके वहां पे डोनेट कर जाते थे, तो उसी से उनका शिविर चलता था, और किसी से कोई चार्ज नहीं करते थे उसमें। मतलब लेडीज भी इतनी इंथुसियास्टिक होती थी कि सवेरे 7 बजे, सवेरे 6 बजे ठंड के दिनों में आती थी। करीब करीब 1000 लोग आते थे, उसमें बच्चे भी होते थे, यंगस्टर्स भी होते थे, क्योंकि उनका जो मेथड था वो पहले तो योगा कराते थे, फिर वो डांस भी करवाते थे। मतलब एक ऐसा म्यूजिक लगाते थे ताकि आदमी का जो सप्रेशन है डांस के रूप में निकले। और फिर वो जो भोजन देते थे उसका भी उन लोगों को बहुत पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता था। उनके 1 हफ्ते के खान पान सुधारने से भी काफी लोगों को फायदा होता था। तो मेरे को अच्छा लगा, मैं लोगों को बोलता हूँ भैया इस तरह से अपना खान पान सुधारोगे, अपने आप सुधार लो तो बहुत अच्छी बात है। तो आपको अभी मेरे को 20 साल बाद भी कुछ लोग देखते हैं, जो मैं 2000 में रिटायर हुआ था, तो बोलते हैं सर आप 20 साल पहले भी ऐसे ही थे, अभी भी आपके अंदर कोई चेंज नहीं आया आपके फिजिकल अपीयरेंस में। तो उसका कारण ये है कि हमारी ये जो योगासन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, ये हमारी एजिंग प्रोसेस को स्लो कर देता है। हमारी एजिंग प्रोसेस स्लो हो जाती है और हमारी एनर्जी लेवल बना रहता है। लेकिन हमको रोज करना है योगासन प्राणायाम, एक तरह से
प्रिवेंटिव मेडिसिन है जो हमको कोई बीमारी आने नहीं देती, बस करते रहना जरूरी है। कुछ लोग सोचते हैं हम गलत सलत खा लेते हैं, योगा करेंगे ठीक हो जाएंगे, वो बहुत गलत उनका सोचना है। क्योंकि अगर हम खान पान गलत करेंगे तो हमारी एनर्जी सारी ड्रेन आउट हो जाएगी उसमें। एक 2 साल पिछले कोरोना पीरियड में एक लेडी का मेरे पास इंदौर से फोन आया, सर मेरे को वजन कम करना है, कौन सा आसन करूं? मैंने बोला आपका वजन कितना है? बोले 96 किलो है। मैंने बोला आपका आसन से वजन, खाली आसन से वजन कम नहीं होगा। मैंने बोला फिर कैसे कम होगा? मैंने बोला आप जिस चीज खाने से आपका वजन बढ़ा है उसको बंद करना है। बोले हमको मालूम ही नहीं है। मैंने कहा आपको मैं बताता हूँ, आपको घी, तेल, चीनी, मैदा की सारी चीजें बंद करनी है और चाय भी छोड़नी है। तो बोलती मैं अपने हस्बैंड के साथ आधा कप चाय नहीं पी सकती। मैंने कहा नहीं, अब उनके साथ आप सूप पियो, कुछ गर्म पानी पी लो, कुछ कर लो दूसरा, लेकिन चाय नहीं पीनी। उन्होंने फिर 17 अप्रैल को छोड़ दिया, पिछले साल 17 अप्रैल से छोड़ दिया चाय और चारों चीजें बंद कर दी। और बोले खाऊं क्या? मैंने कहा ज्वार की रोटी खानी है, हरी सब्जी खानी है, सलाद खाना है, फ्रूट्स खाना है, लेकिन सब्जी में बघार नहीं लगाना है, फ्रूट्स की कोई लिमिट नहीं है, आपकी मर्जी हो जितना पियो खाओ, और सूप पिए गर्म उसका सूप, कभी टमाटर सूप पी सकते हैं, कभी काढ़ा पी सकते हैं, ऐसे उन्होंने फिर शुरू किया। और बोले सर फिर भी आप मेरे को ऑनलाइन योगा तो कराओ। मैंने कहा ठीक, योगा भी कंट्रीब्यूशन करेगा, लेकिन मेजर कंट्रीब्यूशन आपका फूड रिफॉर्म से होगा। तो उन्होंने शुरू किया, 3 महीने बाद मेरे को बोला, बताया सर मेरा 3 महीने में ये फूड रिफॉर्म से 20 किलो वजन कम हो गया। कोई जिम नहीं गई, कोई दवाई नहीं लिया। उसके बाद फिर उन्होंने कंटिन्यू रखा वही फूड का सिस्टम। अनदर 3 मंथ में 9 किलो और कम हो गया। ऐसे 6 महीने में उनका 29 किलो वजन कम हुआ, बिना कोई जिम के, बिना किसी दूसरी एक्सरसाइज से। योगा जरूर करती रही, लेकिन योगा को फायदा उनको परिलक्षित हुआ अपनी बॉडी की इलास्टिसिटी बढ़ने में। बॉडी बिल्कुल इतनी फिट हो गई उनकी। उनके फोटो में कभी आपके लोगों के पास वो होगा तो मैं भेजूंगा व्हाट्सएप पे, शशि जी को भेजूंगा मैं, कि 6 महीने पहले उनका कितना कैसा बॉडी था, 6 महीने बाद उनका बॉडी में कितना चेंज आ गया। कठिन से कठिन आसन करती हैं, उष्ट्रासन, चक्रासन वगैरह सब करती हैं। 2 आसन अभी उन्होंने बोला था मेरे को सिखा, मैंने शीर्षासन में, अभी ऑनलाइन नहीं सिखा सकता हूँ, इन पर्सन होगा तभी सिखाऊंगा शीर्षासन, मयूरासन, शीर्षासन वगैरह। तो ऐसे हम अगर अपना योगा रोजाना करते रहें और फूड के ऊपर ध्यान दें, फूड बहुत जरूरी है, उस पर ध्यान देना। हम सोचें कि चलो हम आज वो गलत सलत खा लेते हैं, फिर ज्यादा हम कपालभाति कर लेंगे या ज्यादा दूसरे प्राणायाम कर लेंगे, ठीक हो जाएगा। इतना हो नहीं सकता है, क्योंकि 100 ग्राम मिठाई अगर खाएंगे तो उसका अगले दिन आप डिजिटल मशीन पे तोल लें, खाली 100 ग्राम वजन नहीं बढ़ेगा, 150 से 200 ग्राम वजन बढ़ जाएगा, क्योंकि उसके साथ पानी का कॉम्बिनेशन होता है, हवा का कॉम्बिनेशन होता है, वजन बढ़ जाता है। फिर अगर हमने प्राणायाम वगैरह, कपालभाति वगैरह ज्यादा नहीं की तो वो वजन बॉडी में जुड़ता जाएगा। इसलिए बचना है, मिठाइयों से बचना है, नेचुरल चीजों से पेट भरे। मिठाई चाहिए, जैसे वहां पे मुनक्का गला के देते थे हरिद्वार में, तो वो मिठाई का सब्सटीट्यूट है। आपको स्वीट डिश चाहिए, मुनक्का रात का भिगो है, सवेरे खा लें, और अंजीर भिगो करके खा लें, ये सब स्वीट डिश का काम करते हैं। दूसरी बाजार की मिठाइयाँ नहीं खानी। और कभी बहुत ही ज्यादा जरूरी मिठाई को कुछ चीज बनाना है तो खजूर गुड़ का बनाया। इन दिनों में, ठंड के दिनों में खजूर गुड़ यहाँ दिल्ली में तो आता है, आपके लोगों के यहाँ मालूम नहीं है। यहाँ पे हमारे, मैं चित्तरंजन पार्क में रहता हूँ, सारे बंगाली लोग हैं, तो वो कलकत्ता साइड से आता है। थोड़ा महंगा जरूर होता है, लेकिन वो बिल्कुल वर्ल्ड की बेस्ट चॉकलेट भी उसका मुकाबला नहीं कर सकती। मुंह में जैसे ही रखेंगे वो गायब हो जाता है, इतना वो अच्छी चीज है वो। मतलब ये पिंड खजूर का नहीं बनता है, कलकत्ता साइड में, उधर वेस्ट बंगाल साइड में जो है, कुछ उसके पेड़ है, पाम ट्रीज हैं, उसके अंदर वो छेद करते हैं, उसके अंदर रस टपकता है, वो हांडी में आता है, और वो पानी को फिर उस रस को उबालते हैं, उसका ही गुड़ बनता है। वो करीब 300-400 रुपए किलो के बीच में उसका भाव होता है। तो वो इन दिनों में सिर्फ ठंड में मिलता है, प्रोड्यूस होता है, और उनको आपको गर्मी सहन नहीं कर सकता वो गुड़। आपको अगर अप्रैल में वो पिघलने लगता है तो मार्च तक आपको फ्रिज में रखना पड़ेगा। मार्च के बाद फ्रिज में रखना पड़ता है, इकट्ठा लेके रख लें, मार्च के बाद मिलता भी नहीं वो। तो इन्हीं दिनों में मिलता है, इकट्ठा करके कहीं से भी आप सोर्स मालूम हो सकते हैं। दिल्ली का सोर्स तो मेरे को मालूम है, हमारे यहाँ मार्केट में मिलता है। तो वो गर्म करने, वो फ्रिज में रखें, 12 महीने तक आप उसको काम में ले सकते हैं चीनी के बजाय। या वो भी नहीं मिले तो फिर बिना मसाले का बूरा मिलता है, उसमें कोई केमिकल्स नहीं होता है, वो काम मिले।
बाकी खजूर गुड़ तो बहुत अच्छा है, हमारे इंडिया में मार्केटिंग करना आता नहीं उसका, नहीं तो वर्ल्ड की स्विट्जरलैंड की चॉकलेट उस खजूर गुड़ का मुकाबला नहीं कर सकती। उसको तो छोटे छोटे अगर वो रेपर में पैक करके अगर बना के बेचें वर्ल्ड में, उसका तो इतनी डिमांड हो जाएगी, लेकिन हम लोगों को आइडिया नहीं है उसका मार्केटिंग करने का। तो अभी हम आगे बढ़ता हूं मैं। कुछ मैंने प्राणायाम में थोड़ा सा एक और कोर्स किया था मैंने, बॉडी रिचार्ज सिस्टम। उसमें उन्होंने बताया कि हम नॉर्मली नाक से ही सांस लेते हैं, डॉक्टर भी नाक की सांस लेने को बोलते हैं, लेकिन प्राणायाम के टाइम पे जैसे डिकार्बोनाइजिंग, भस्त्रिका, कपालभाति, ये दो तीन प्राणायाम के टाइम पे आप मुंह को खोल करके सांस को निकलने दें, लें। उसमें क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगी और ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन इजीली अंदर जाएगी। अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ, आप भी दोनों करके देखें, नाक से लेने का भी करके देखें और मुंह खोल करके देखें, आपको फर्क मालूम पड़ेगा कि ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, ज्यादा ऑक्सीजन अंदर जा रही है बिना एफर्ट के। अभी मैं डीकार्बोनाइजिंग ऑफ लंग्स का मैंने सजेस्ट करता हूँ सब लोग करें। तो उसमें क्या है कि आपका बहुत इजीली कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, आपको कुछ भी एफर्ट नहीं करना है, आपको सिर्फ मुंह को खुला रखना है, इजी पैसेज देना है कार्बन डाइऑक्साइड निकलने के लिए, इजी पैसेज देना ऑक्सीजन को अंदर जाने के लिए। अभी मैं डीकार्बोनाइजिंग पार्ट 1 अभी करके दिखाता हूँ, आप देखें। इसमें कुछ नहीं करना है, हाथों को ऊपर लाना है और ऐसे नीचे लाएंगे तो मुट्ठियां ऐसे बंद करना है और हाथ नीचे बॉडी के पास तक कोहनी को लाना है और मुंह को लगातार खुला रखना है। अभी मैं तो 2-3 करके डेमो करके दिखाता हूं, आप देखें। जिन लोगों को भी बीपी है, हार्ट का प्रॉब्लम है, उनको बहुत स्लो करना है। मैं स्लो करके दिखाता हूँ, बिल्कुल स्लो करना है ब्लड प्रेशर वालों को, हार्ट के प्रॉब्लम वालों को। इसमें सांस लेने का कोई भी एफर्ट नहीं करना है, सांस निकालने का भी एफर्ट नहीं करना है, खाली मुंह को खुला रखना है। जैसे हाथ नीचे लाएंगे, बॉडी के फिजिकल मूवमेंट से सांस बाहर निकल जाएगी, लंग्स खाली हो जाएंगे, और जैसे हाथ ऊपर लेके जाएंगे सांस अपने आप अंदर घुस जाएगी। आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ मुंह को खुला करना है, खुला रखना है, इजी पैसेज देना है। लेकिन कभी अगर धूल मिट्टी हो तब नहीं करना है प्राणायाम, क्योंकि धूल मिट्टी अंदर घुसेगी। बस शुरू में 5-7 बार करना है, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ा के 25-30 बार रोज करना है। एक आध हफ्ते में 25-30 पहुंच जाएंगे। और डीकार्बोनाइजिंग का दूसरा पार्ट बताता हूँ, उसका इफेक्ट भी सेम है। उसमें क्या करना है, ऐसे मुट्ठियां बंद करना है, कोहनियों को ऊपर उठाना है और मुंह को खुला रखना है। जैसे ही कोहनियों को नीचे लाएंगे और मुट्ठियों को नाभि तक लाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगी। जैसे हम ऊपर उठाएंगे, ऑक्सीजन अंदर घुसेगी। ज्यादा से ज्यादा ऊपर उठाएं तो ऑक्सीजन ज्यादा से ज्यादा घुसेगी। मैं डेमो करके दिखाता हूँ, आप देखिए। अभी मैं जरा फास्ट करके दिखाता हूँ। जिन लोगों को बीपी है वो स्लो करेंगे, बीपी हार्ट वाले स्लो करें, बाकी दूसरे लोग फास्ट कर सकते हैं। इसमें मुंह को लगातार खुला रखना है। ये भी शुरू के दिनों में 5-7 करना है, धीरे धीरे बढ़ना है, लेकिन बीपी और हार्ट वालों को बहुत स्लो ही करना है। और जैसे जैसे आपका ये रोज करेंगे तो आपका ऑक्सीजन लेवल इतना बढ़ता जाएगा कि आपको 25-30 में भी थकावट नहीं आएगी बिना स्ट्रोक, बिना रुके। इसके बाद मैं आता हूँ भस्त्रिका प्राणायाम पे। भस्त्रिका प्राणायाम हमारा लाइफ फोर्स देने वाला, लाइफ एनर्जी देने वाला है। ये इतना इंपॉर्टेंट प्राणायाम है, अगर ये आप दोनों डिकार्बोनाइजिंग के दोनों पार्ट बताएं और भस्त्रिका प्राणायाम जो भी हम करेंगे, ये 3 प्राणायाम को 5 ही मिनट लगते हैं। अगर 5 मिनट लोग, कोई भी 5 मिनट इस 3 प्राणायाम में दे देगा, उसको कोरोना कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। कुछ डरने की जरूरत नहीं कोरोना से, लेकिन डरना है तो गलत खान पान से डरना है। अभी मैं भस्त्रिका प्राणायाम करके दिखाता हूँ। इसमें दोनों हाथ घुटनों के ऊपर रखेंगे, सीने को तान के रखना है, जैसे मिलिट्री वालों का सीना होता है ऐसे तान के रखना है, और सांस मुंह से पूरा निकालना है, पूरा लेना है।
सांस इतना लेना है कि आपका चेस्ट हर बार एक्सपांड हो। अभी मैं दिखाता हूँ, देखिए। मुंह खुला रखने से क्या फायदा है कि ज्यादा से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बिना एफर्ट के निकलेगी और ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन बिना एफर्ट के अंदर जाएगी। और मैंने एक एक्सपेरिमेंट और किया है पिछली कोरोना के टाइम पे, वो मेरी अंतरात्मा का ही मेरे को गाइडेंस था कि हमारी जो सांस है ये परमात्मा के कृपा से चल रही है। अगली सांस जो हम भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे वो भी परमात्मा की कृपा से सांस चलेगी, आएगी, अंदर जाएगी, बाहर से। तो मेरी अंतरात्मा ने मेरे को गाइड किया कि तू जो है, जो ये जो सांस चल रही परमात्मा की कृपा से चल रही, भस्त्रिका प्राणायाम भी परमात्मा की कृपा से चल रही है, हो रहा है। तो परमात्मा को सरेंडर करके, प्रार्थना करके, निवेदन करके, प्रभु ये सांस आपकी कृपा से चल रही है, भस्त्रिका प्राणायाम भी आपकी कृपा से हो रहा है। इस भस्त्रिका प्राणायाम का प्लीज उन लोगों को भी बेनिफिट पहुंचाएं जो लोग सांस के लिए तड़प रहे हैं, ऑक्सीजन सपोर्ट पे हैं, वेंटिलेटर पे हैं। क्योंकि मैंने वीडियो देखे हैं कोरोना पीरियड में कि बच्चा तड़प रहा है, उसके माँ बाप हाथ नहीं लगा रहे कि हमको कोरोना हो जाएगा। तो वो तड़पन अभी आप दिमाग में लाएं। आपने देखा होगा बहुत लोगों को तड़पते हुए सांस लेने के लिए, वो तड़पन दिमाग में लाएं कि प्रभु इस भस्त्रिका प्राणायाम का बेनिफिट उन लोगों को भी पहुंचाएं जो सांस के लिए तड़प रहे हैं, ऑक्सीजन सपोर्ट पे हैं, वेंटिलेटर पे, ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी पिछले कोरोना के टाइम पे। तो आप ऐसा भाव जब बहुत गहराई से जगाएंगे तो परमात्मा की शक्तियां आपके चारों तरफ मौजूद है, वो उस प्राणायाम में आपको हेल्प करना शुरू कर देती है। नॉर्मली में 50 बार में मेरा गला सूख जाता था जब मुंह खोल करके जब कर रहे हैं भस्त्रिका प्राणायाम। तो जब मैंने सरेंडर किया परमात्मा को कि प्रभु इसका बेनिफिट उन लोगों को पहुंचाएं जो लोग सांस के लिए तड़प रहे हैं, ऑक्सीजन सपोर्ट पे हैं या वेंटिलेटर पे हैं, तो उसका असर ये हुआ, मतलब बड़ा आश्चर्य की बात, मैं 300 बार तक करता रहा और मैं न तो मेरा गला सूखा न मैं थका। तो मेरे को जो महसूस हुआ कि जो हमने परमार्थ के लिए प्रार्थना करी, वो परमात्मा की जितने मैसेंजर्स हैं हमारे यहाँ पे किसी भी फॉर्म में, इंडिविजुअल फॉर्म में, वो आपको हेल्प करना शुरू कर देते हैं। जैसे आप परमार्थ का काम करेंगे और अपना स्वार्थ को त्यागेंगे, सरेंडर करके करेंगे, प्रभु आप ही करवा रहे हैं, तो उसका असर क्या होता है कि जो चारों तरफ हमारे परमात्मा की शक्तियां मौजूद है आपको हेल्प करना शुरू कर देते। आपको पता है थकान भी नहीं आने देंगे वो, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कैसे हो गया आपका 300 बार। एक और लेडी को मैंने यही एक्सपेरिमेंट किया, 80 इयर्स की लेडी थी जबलपुर की, तो वो ऑनलाइन करती थी, वो 20 में ही थक जाती थी, 20 बार डीप ब्रीदिंग किया उसमें थक जाती थी। तो फिर वो मैंने उनको बोला कि आप है ना ऐसा सरेंडर करो परमात्मा को, प्रभु सांस आपके हाथ में है, भस्त्रिका भी आपकी कृपा से हो रहा है, तो आप इसका बेनिफिट उन लोगों को पहुंचाए जो लोग इस सांस के लिए तड़प रहे हैं, ऑक्सीजन सपोर्ट में। तो उन्होंने फिर ऐसा शुरू किया, तो बड़ा आश्चर्य की बात है, जो 20 में थक जाती थी 200 बार तक नॉन स्टॉप हुआ उनका। तो ये परमात्मा की कृपा है। हम परमार्थ के लिए कुछ भी काम करें और परमात्मा को सरेंडर करके करें तो उनकी शक्तियां हमको हेल्प करना शुरू कर देती, इनविजिबल होती शक्तियां, वो हमको पता भी नहीं चलता, हमारी एफर्टलेस सब कुछ हो जाता है। तो ऐसे प्रार्थना का बहुत असर है, और परमार्थ के लिए जब प्रार्थना करते हैं उसका बहुत जल्दी सुनाई होती है। बहुत गहराई से प्रार्थना करना, द्रौपदी ने जो प्रार्थना की थी अपना चीरहरण के टाइम परमात्मा को, तो इमीडिएटली परमात्मा की हेल्प मिली। फिर उसने शिकायत भी करी कि आपने इतनी देर से हेल्प किया। बोले तू पहले तो अपने पतियों की तरफ देख रही थी, भीष्म पितामह की तरफ देख रही थी, मैं बीच में कैसे आता, तेने जब मेरे को याद किया तो मैं आ गया। तो जब भी कोई अच्छा काम करें परमात्मा को निवेदन करें, प्रभु हमसे गलती हो सकती है, आप ही प्लीज हमको हेल्प करना, आप ही की कृपा से ही होगा। जब हम पूरा सरेंडर कर देंगे, परमात्मा की शक्तियां चारों तरफ हमारे मौजूद हैं, वो आपको हेल्प करें। तो अभी ये भस्त्रिका प्राणायाम जो है धीरे धीरे, शुरू में 5-7 में थक जाते हैं, फिर धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। और जब आप परमार्थ के भाव से करेंगे तो आपको थकावट भी नहीं आएगी, इतना गला सूखेगा।
तो ये 5 मिनट में 3 प्राणायाम हो जाएंगे। ये 3 प्राणायाम कभी भी नहीं छोड़ना। आप किसी यहाँ गेस्ट हो तब भी करो, रात को देख लो मैं कहाँ बैठ के प्राणायाम करूंगा, तो वहां पे छोड़ना नहीं है। आपको कोई कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है। मैं 50 कोरोना पॉजिटिव के बीच में बिना मास्क पे भी रहूंगा, कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि इम्यून सिस्टम इतना मजबूत है, कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। हमारी इम्यूनिटी गिरेगी, कमजोर होगी, तभी कोरोना पकड़ता है। तो इसलिए ध्यान रखें। और मेरे ख्याल से आज समय की सीमा है, 7:38 हो गया। फिर कभी आपसे मुलाकात होगी, मैं अपना और कुछ एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। और आप सब लोगों का बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे हम लोग। शशि जी आप आगे कर सकते हैं। भगवान की हेतु करना कृपा से अभी आप आदरणीय परम आदरणीय सत्यनारायण राणा साहब बहुत कृपा करके इस शिविर में पधारे। ये हम सबका सौभाग्य है और किसी न किसी साधक के भीतर ये आर्त भाव उठा, इसीलिए परमात्मा ने आपको निमित्त बनाकर यहाँ हमें भेजा। हमें तो आपसे करबद्ध एक प्रार्थना है कि हम लोगों की बहुत सारी शंकाएं हैं और हम कुछ न कुछ और ग्रहण करना चाहते हैं। आप जब कभी भी जिस तरह से आज प्रभु ने आपको भेजा है, जब कभी ऐसा हो तो आप पधारोगे तो हमारा बहुत सौभाग्य होगा। हम बहुत सौभाग्यशाली होंगे जो आप जैसे, आपके तो दर्शन मात्र से हमारे भीतर एक ऊर्जा का संचार हो जाता है। ये प्रभु की कृपा है। समय की सीमा है, आपने गागर में सागर भरने का प्रयास किया, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि कभी न कभी ऐसा हो कि हम साधकों की जो है यहाँ पर ये सभी प्रभु के प्यारे भक्त हैं, गीता के साधक भी हैं और पर भगवान ने कृपा कर रखी है और इनको स्वस्थ करने के लिए आपको निमित्त बना के कहीं न कहीं ऐसा। तो आप आदरणीय शशि शर्मा जी ने तो कृपा की है कि आपको निवेदन किया और आपने स्वीकार किया यहाँ पर, ये हम सबका परम सौभाग्य है। तो आप फिर कभी ऐसा हो, जब कभी ऐसा परमात्मा कहीं न कहीं छुट्टी का ऐसा बना देंगे निमित्त और आप जब हो तो आप याद कर लेना हमको, बस ऐसी हमारी प्रार्थना है, ताकि हम सब स्वस्थ रहे और परमात्मा के और सन्निकट हो ताकि सारी शक्तियाँ हमें मिलें। मूल बात ये है कि आपने ये जो भीतर दृढ़ता है कि कैसे ये हम तो इतने पक्के नहीं हो पाते हैं कई बार, वो दृढ़ता कैसे आए और वो बहुत सारी बातें हैं जो हम आपसे और चाहते हैं। तो आप कृपा करके, आज समय का थोड़ा अभाव है हमारे पास में और आप फिर कृपा करेंगे। आइए चलो हरि नाम करते हुए आज इसका समापन करते हैं। राम 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 राम